नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। नगर निगम के तहत होने वाले पार्षदी का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी प्रत्याशी और जनता में चुनावी चर्चाएं सर चढ़ के बोल रही हैं। यहाँ तक कि पान की दुकान हो या गली हो या चौराहा, सभी प्रत्याशियों के होर्डिंग बोर्डिंग भी देखे जा सकते हैं और जगह जगह लोग अपने प्रत्याशी और अपनी पार्टी को लेके चर्चाएं भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे रामदत्तपुर वार्ड नंबर 24 की, जहां पहले यहाँ पे ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता था, लेकिन अब 9 गांवों को मिला के इसे एक वार्ड बना दिया गया है, जिसका नाम दिया है रामदत्तपुर वार्ड और वार्ड नंबर 24। अब यहाँ पे नगर निगम का चुनाव होगा। अब प्रधानी यहाँ से खत्म हो गई है, तो ऐसे में हम बात करेंगे यहाँ के जो पार्षद, भावी पार्षद प्रत्याशी हैं, बसपा से कैंडिडेट है, वो बहुजन समाज पार्टी से वो उसके कार्यकर्ता है और अपनी पार्टी के तहत चुनावी मैदान में उतरे हैं। लीजिए मैं उनका नाम भी बता देता हूँ। महिला सीट होने के कारण यहाँ से सोनी मिश्रा जी जो पंडित जयप्रकाश मिश्रा की पत्नी हैं और वो इस वार्ड से इलेक्शन लड़ रही है। तो हम मुलाकात करेंगे सोनी मिश्रा और उनके प्रतिनिधि जयप्रकाश मिश्रा उर्फ मोनू पंडित जी से, जानेंगे इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। और एक खास बात उनके बारे में बता दें कि पंडित जी पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और काफ़ी दिनों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। तो हम मिलेंगे पंडित जी से, बात करेंगे इस वार्ड की समस्याओं को और ये भी जानेंगे कि वो राजनीति में कब से जुड़े हैं, किन कारणों से उन्होंने राजनीति में आना पसंद किया और पार्षद का चुनाव जीतने के बाद कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो वो अपने वार्ड के लिए प्राथमिक तौर पे करना पसंद करेंगे। तो आइए मिलते हैं प्रत्याशियों से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दीदी जी। मैं सर्वप्रथम अपने चैनल के माध्यम से आपको इस पार्षदी चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं यही इच्छा रखूंगा कि आप भारी से भारी मतों से विजयी हो और अपने वार्ड का विकास करें। तो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप राजनीति और समाज सेवा में कब से जुड़े हुए हैं और किन कारणों से आप और राजनीति में आए और चुनाव लड़ने का ख्याल आपके मन में कहां से आया? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने हमें मौका दिया अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए। और मैं अपने वार्ड के सभी जितने भी हमारे भाई बहन माता जितने लोग हैं, सभी लोगों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। मैं पंडित जयप्रकाश मिश्रा और मोनू पंडित के नाम से लोग मुझे जानते हैं। समाज सेवा तो मैं 2006 से ही कर रहा हूँ। जब मैं कर्मकांड के क्षेत्र में आया तो सबसे मैं जुड़ता हुआ चला गया। सभी लोगों का किसी के पास जो होता है नहीं होता है, छोटे लोग भी बुलाते हैं, बड़े लोग बुलाते हैं, जो भी लोग मुझे बुलाते हैं मैं सबके यहाँ जाता हूँ और जिसकी जो भी समस्या होती है अपने सामर्थ्य अनुसार मैं उसका सहयोग भी करता हूँ। और इसी कड़ी में आज मुझे मौका मिला कि मैं उस परिवार का जो भी समस्या पहले घर का होता था या कुछ भी होता था तो मैं उन लोगों के लिए जाता था, उन लोगों को बताना पड़ता था कि ये समस्याएं हैं, तो मैं उसका जो भी हो सकता था अपने यहाँ हमारे जो जजमान हैं उनके भी माध्यम से, जो हमसे नहीं होने लायक रहता था उसको भी मैं किसी न किसी के माध्यम से उसको मैं पूरा कराने का पूरा प्रयास मैं करता था। और आज तो मुझे पूरा मौका मिल रहा है कि मैं उन लोगों के घर जा करके उनकी समस्याओं को सुनूं और उसका समाधान करूं। इसके लिए मुझे बाबा ने चुना। ये तो मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ साथ मेरी पत्नी को भी इसमें जो कि सहयोग का पूरा मौका मिला है, क्योंकि अभी बाबा की बच्ची हैं और हम भी बाबा के बच्चे हैं और हम लोगों का सिर्फ एक ही काम है और एक ही धारणा है कि सबका सहयोग, जिसका जो भी सहयोग होगा उसके लिए हम लोग करेंगे। और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिया जाए तो इस चुनाव को लड़ने के लिए किसी न किसी पार्टी में आपका होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैं ठहरा ब्राह्मण आदमी तो हर पार्टी मुझे लेना भी नहीं चाहती थी, तो हमने बहन मायावती जी का देखा कि उनका स्लोगन एक लिखा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब वो सभी कोई लोगों के लिए है। और सेवा तो आज के डेट में बड़े लोगों का नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लोग सभी लोग सामर्थ्यवान हैं। किसी का अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो जो छोटे तबके के हैं, जो गरीब हैं, उनका सहायता किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बाबा का जो कि वो मेरे दिमाग में आया और हमने जो कि ऐसे ही ट्राई किया कि अगर टिकट मिल जाता है तो मैं इसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा,
क्योंकि यहाँ पर मुझे गरीब लोग मिलेंगे जिसका कि मैं सहयोग कर सकूं, सहायता कर सकूं, और जो क्षेत्र का हो समस्या उसका पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उसका मैं कार्यवहन कर सकूं। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके इस वार्ड नंबर 24 रमदतपुर में कितने गांव शामिल हैं और यहाँ वोटरों की संख्या कितनी होगी और किस गांव में किस जाति विशेष के लोग ज़्यादा हैं? मैं भैया आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संख्या तो 20,000 से प्लस है वोटरों की, और गांव इसमें 9 गांव जुड़े हैं, जिसमें हासिमपुर, रमदतपुर, सोएपुर, गोइठाहा, हरबल्लमपुर, हृदयपुर और रजनहिया, हसनपुर, ऐसे मिला करके यह 9 गांव जो है कि जुड़ा हुआ है। पंडित जी, पहले आपका ग्राम सभा नगर निगम में नहीं, लोग एक गांव से अपने ही गांव के व्यक्ति को प्रधान चुनते थे और इलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है कि 9 गांव को मिला करके एक वार्ड बना दिया गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब नगर निगम में सम्मिलित हो जाने से आपके वार्ड का विकास क्या पहले से बेहतर हो सकेगा? बिल्कुल, विकास तो अब तो बेहतर होगा ना, क्योंकि एक एक गांव को लोग जो है कि कर रहे थे, और विकास के नाम पर आप जिस भी गांव में चले जाइए, हमारा गांव छोटा सा ही गांव है, हाँ, हासिमपुर, रमदतपुर, जो कि दोनों मिला करके एक ग्राम सभा है। सोएपुर भी बहुत बड़ा ग्राम सभा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जिस हिसाब से काम होना चाहिए, जिस हिसाब से सरकार बजट पास करती है, उस हिसाब से कोई काम ही नहीं हुआ है। आज भी मैं जाकर के देखता हूँ गांव में, तो जो भी पोखरी है, तालाब है, वो एकदम कूड़ा से भरा हुआ है, मच्छर उसमें जो है कि हो रहे हैं, उसके न साफ का न सफाई का कहीं कुछ भी अता पता नहीं है। सीवर है, अगर कोई सीवर अगर जाम हो गया है तो उसको भी कोई साफ कराने वाला नहीं है। कहते कहते थक जाइए तो प्रधान कहते हैं ये तो मेरे क्षेत्र में नहीं है, ये नगर निगम में है, तो ये ऐसे है तो वो वैसे है, कहीं कुछ होता नहीं है। पंडित जी, आपका ये रमदतपुर अभी अभी नगर निगम में सम्मिलित हुआ है, इसके पहले ग्राम सभा था, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या रमदतपुर में सारे काम हो चुके हैं? जैसे कि सड़कों की समस्या, जल निकासी की समस्या, पेयजल की समस्या, अभी करंट में उसके क्या हालात है? क्या गांव में सभी कार्य हो चुके हैं या अभी भी कुछ अधूरे हैं? कार्य तो कोई पूरा हुआ ही नहीं है। जैसे जल का अगर समस्या कर लीजिए, तो अभी मैं सोईपुर में गया था, राजभर बस्ती है, वहाँ पर 4-5 कल जो कि ऐसे थे जो कि बिगड़े हुए थे, और जो कि वहाँ के प्रधान हैं, तो उनको कम से कम अगर नया नहीं लगवा दे रहे तो कम से कम उसको रिबोर तो करवा देना चाहिए। हमने इन सब सारी समस्याओं को देखा, रोड रास्ता का समस्या देखा, कहीं कुछ हमको दिखाई नहीं दिया। हाँ, हालांकि हमारे रमदतपुर में काम तो हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, सिर्फ 2 ग्राम को जोड़ करके एक ग्राम सभा बनाने से। क्योंकि हमारे यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो रमदतपुर के हैं, तो वो रमदतपुर की तरफ ही ज़्यादा उनका फोकस रहता है, हासिमपुर की तरफ उनका कोई फोकस ही नहीं रहता है। आप किसी भी जनता से अगर पूछ लेंगे हासिमपुर के कि हमारे यहाँ के प्रधान जी ने कुछ काम कराया है, तो वो कहेंगे भैया इधर तो कहना कि हमको ऑटोवे नहीं मिला, तो इधर काम काहे कराएं। और इसके वजह से आप हमारे यहाँ चलेंगे ना तो देखेंगे कि जो पोखरी है, जो तालाब है, एक तो प्रधान जी के घर के पास ही है, इतना जो है कि वहाँ उस पर कचरा है कि उसकी कोई सफाई नहीं, कहीं कुछ नहीं, जिसके वजह से कितने लोग डेंगू में जो कि मर गए हमारे यहाँ। और डेंगू होने का कारण सिर्फ मच्छर, और मच्छर के तो हमारे यहाँ इतना सारा जगह दिया गया है कि पूछिए मत, किसी चीज का कोई व्यवस्था नहीं, हाँ, किसी को परवाह नहीं। प्रधान का मतलब होता है कि जो भी मेरा जनता है वो मेरे बच्चे के समान होता है। आप हमारे मुखिया हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी संतान को क्या तकलीफ है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यहाँ पर कुछ छिड़काव करवा दूँ, उसको साफ सफाई करवा दूँ। अरे सरकार अगर नहीं कर रही तो फिर भी आप मुखिया हैं, आप तो कर सकते हैं, 4 लोगों को ले करके कर सकते हैं, 4 गांव के लोगों के साथ सहयोग से उसको साफ सफाई करा सकते हैं। ना कुछ कर सकते हैं तो कम से कम गमक सिंह पाउडर ही छिड़कवा दीजिए। लेकिन हमारे प्रधान जी कभी उधर झांकने तक ही नहीं आते हैं। और मैं दूसरों को क्या कहूँ, प्रधान जी हमारे खुद जो है कि डेंगू से पीड़ित होकर के भर्ती हुए थे, उसी में उनके पिताजी भी चले गए, लेकिन फिर भी अभी उनकी बुद्धि नहीं खुली है। जो उनके पास की जो पोखरी है, तालाब है, कौनों का सुंदरीकरण आज तक भईबा ना कर। और 95 से वो हमारे यहाँ के प्रधान जी हैं,
और एक भी पोखरी का सुंदरीकरण नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जो प्राइमरी विद्यालय है वहाँ पर जब प्रिंसिपल या स्कूल की टीचर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं तब जाकर के उसकी डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है। अगर वो लोग अगर न चिल्लाए न करे तो वो भी नहीं हो। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के प्रधान जी इतने जिम्मेदार हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमने उनका पोस्टर देखा था, सारी डिग्रियां उन्होंने लिखी थी। तो डिग्री किसके लिए है? सिर्फ पोस्टर पे दिखाने के लिए है, मार्कशीट पे दिखाने के लिए है? पढ़ाई आदमी क्यों करता है? आपको प्रधान हम लोग 95 से क्यों बना रहे हैं? इसीलिए कि सबके साथ सबका विकास आपके साथ होना चाहिए ना। ये नहीं कि मैं जहाँ पे हूँ बस वहीं पर देखूं। ये तो जहाँ पर है वहां पर भी इन्होंने सफाई नहीं किया है। नहीं, आप कभी अगर कहेंगे तो मैं आप लोगों को लाइव दिखा दूंगा कि क्या दशा है हमारे क्षेत्र का, हमारे यहाँ के लोगों का। क्या आपके गांव में सभी लोगों को आवास प्राप्त हो चुका है? और अभी क्या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिनको अभी तक इज्जत घर जो बोलते हैं शौचालय, क्या सबको मिला है या अभी उनसे भी कुछ लोग वंचित हैं? बहुत लोग वंचित हैं भैया, शौचालय से और आवास से बहुत लोग वंचित हैं। अब तो मैं यह कहूँगा कि एक गांव में जब मैं रहता था तो सिर्फ एक गांव के लिए मैं जानता था, लेकिन चुनाव की वजह से मैं 9 गांव में भ्रमण कर रहा हूँ। 9 गांव की ऐसी स्थिति है कि इज्जत घर तो छोड़ दीजिए, रहने की जगह नहीं है। और हमेशा हमारे यहाँ के चाहे जितने भी प्रत्याशी हों, हर साल का उनका वही काम है, चुनाव आने से पहले सबका आवास का फार्म भरा जाएगा। उनको ये भी नहीं पता है कि ये आवास पास होगा भी या नहीं होगा, आवास पास किसका होता है किसका नहीं होता है ये भी उन लोगों को नहीं पता है। बस वोट की राजनीति में सबका फार्म भराया गया है। अभी 250-300 लोगों का फार्म जो है कि भरा गया है, सारे प्रत्याशी जो है कि फार्म भरवा रहे हैं। और जो 25 साल से 95 से है वो अभी तक मैंने तो उसको देखा ही नहीं कि उसने किसी का हमारे क्षेत्र में जो कि किसी का आवास पास हुआ है। अभी हमको एक फोन आया था कि भैया मैं यहाँ पर 40 साल से हूँ, मेरा ना आधार न मेरा राशन कार्ड बना है, न मेरा वोटर लिस्ट में नाम पड़ा है, न कुछ। तो हमने कहा कि मैंने घबराने की जरूरत नहीं है, पड़ जाएगा। अभी हमारे गांव रमदकपुर में जहाँ के हमारे प्रधान जी हैं, वहाँ के बगल में एक मौलवी साहब हैं जो कि 45 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं। उन्होंने हमसे बताया, मैं क्षेत्र में नहीं जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि मैं 45 साल से मैं यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ, बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन आज तक न मेरा आधार कार्ड बना है, न मेरा राशन कार्ड बना है, न मेरा वोटर कार्ड बना है, ना ही मेरा वोटर लिस्ट में नाम पड़ा है। जब भी कहता हूँ मैं प्रधान जी से तो कहेंगे कि आपका हो जाएगा। 45 साल से तो आज तक मेरा नहीं हुआ। तो मैं इसको क्या कहूँ, कौन सा मैं विकास कहूँ कि आप 95 से क्या किए हैं? हाँ, एक बाहर से आदमी आकर के आपके क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दे रहा है 45 साल से, क्या आपके ऊपर उसका कोई वो नहीं बनता है? हमेशा जात पात से जब ऊपर बनेंगे तभी आप मुखिया बन सकते हैं। जात पात भेदभाव ऊंच नीच अगर आप रखेंगे तो आप एक प्रधान नहीं, आप एक घर के जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। तो मैं तो सबसे हाथ जोड़ करके यही विनती करता हूं कि जो भी इस पद के लिए निर्वाचित हो वो ये जान जाए कि पूरी जनता उनकी संतान है। किसको क्या कष्ट है, किसको क्या तकलीफ है, जो आपसे हो सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपके पास वो है नहीं और आप उसको बांटते फिरे। जो सरकार आपको दे रही है, जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा पर तो कोई ध्यान ही नहीं है। बच्चे आज भी मैं सोईपुर में देख रहा हूँ, सोईपुर के प्रधान है रितेश पांडे जी, 10 साल से उनकी माता जी हैं, लेकिन मैं जाकर के देखता हूँ चापाकल खराब, वहाँ के लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं ब्राह्मण तो मैं ब्राह्मण, वो हरिजन तो वो हरिजन, वो राजभर तो राजभर, उनको बस कॉलोनी दिखता है। वो कहते मेरा कॉलोनी है ना, अरे यार कॉलोनी है तो उसमें तो पहले से ही वो लोग समृद्ध हैं। हमें तो उसके लिए काम करना चाहिए जो बेसहारा है, उसको छोड़ करके लोग सहारा भी उसी को दे रहे हैं जो पहले से ही सहारेदार है। ऐसा काम चल रहा है। ये सब भैया देखते हुए मैं इस क्षेत्र में जो कि उतर रहा हूँ, और मेरे उतरने का सिर्फ एक ही कारण है कि मुझे इन लोगों का हिस्सा नहीं बनना है, इन लोगों को बदल करके दिखाना है।
अच्छा पंडित जी, मैं ये भी आपसे एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि नगर निगम के लोगों का जहाँ भी है, नगर निगम में जो भी क्षेत्र आते हैं, अक्सर उस जगहों पे हम जाते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि नगर निगम द्वारा कहीं ठीक ढंग से सफाई नहीं की जा रही है, तो कहीं कर्मचारियों की कमी बता के दवाइयों का भी ठीक से छिड़काव नहीं हो रहा है, और कहीं कहीं तो कचड़े का अंबार लगा रहता है। इस पे आपका क्या कहना है? कचरे का अंबार तो भैया हर जगह लगा हुआ है। नगर निगम होने से सबसे पहले हम लोगों को तो कचरा ही साफ करना चाहिए, लेकिन अभी तो सारा कचरा उसी तरीके से डंप है। लगे हुए हैं लोग, लेकिन क्या है कि जिस स्टिकली से और जिस तेजी से रहना चाहिए उस तेजी से नहीं है। उसका कारण भी यही लोग हैं, क्योंकि ये लोग एक्टिव नहीं हैं। किस गली में, किस मोहल्ले में कितने लोगों को नियुक्त करना है, कब कब सफाई होना चाहिए, अभी तो किसी के यहाँ डस्टबिन ही नहीं रखा है। अभी आप चल के देखेंगे ना, उसी पोखरी में सभी लोग अपना कूड़ा डाल रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं। तो कहाँ है? वहाँ पे होता है। सब उसी जगह, सब पोखरी ही है उनका डस्टबिन। प्रधान जी को कम से कम ये तो करना चाहिए कि डस्टबिन ही अलॉट कर दें। मोदी जी ने कहा था कि स्वच्छ भारत, कहाँ कहाँ पर उन्होंने झाड़ू लगा करके उन्होंने दिखाया, लेकिन हमारे यहाँ तो कभी प्रधान जी झाड़ू वालों को ही लेकर के नहीं आते हैं, या कभी ये भी नहीं हो कि नहीं हाँ वो आ रहा है तो कर रहा है। कुछ नहीं, वो सब कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पूछने पर कहते हैं कि तो प्रधान हुआ का, तो भाई प्रधान तो हम है नहीं। तो वो सब तो सिर्फ प्रधान को ही बताएंगे, लेकिन उनको भी समझ में आएगा कि वक्त बदलता है, और उनको पता चलेगा कि झाड़ू कितने बजे से कितने बजे तक मारना है और कहाँ से कहाँ तक मारना है। सफाई पर भैया विशेष ध्यान रहेगा। अभी तो नहीं है, नगर निगम आ गया है तो योगी जी की सरकार है और इनका सफाई पर विशेष ध्यान है, तो नगर निगम पूरा अपना काम करेगा सफाई के लिए, जैसे ये इसमें होता है शामिल। पंडित जी, इस पार्षदी को चुनाव को लेकर हम अक्सर गांव में जाते हैं तो जहां लोगों की हमको एक मेंटलिटी देखने को मिलती है कि हर कोई ये चाहता है कि जो भी पार्षद बने वो हमारे गांव का ही व्यक्ति पार्षद बने, हम दूसरे गांव में क्यों जाए। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये सोच बदलना पड़ेगा, ये तो सोच बदलना पड़ेगा। जितने भी प्रत्याशी हैं, सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा। मैं एक खुद वोटर हूँ और ये मेरी सोच है कि जितने प्रत्याशी हैं पहले मुझे देखना चाहिए कि क्या ये इस पद के लायक हैं भी या नहीं, क्या इनके पास इतना टाइम है कि नहीं कि इतने गांव को देख सकें, भ्रमण कर सकें। ऐसा तो नहीं है कि धंधा बिजनेस वाला हूँ ना, इधर सवेरे अपन ड्यूटी पे चल गया ना और हम यहाँ फ़ोन करी तो क्या पता चला कि कल यहाँ परसों यहाँ मिलता रह गई। तो सबसे बड़ी बात ये कि हमको चुनना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो इस पद के लायक है, जो हम लोगों का विकास कर सके। क्योंकि वो किसी भी गांव का होगा, लेकिन उसको 9 गांव मिला है विकास करने के लिए ना, उसका सारा 9 गांव पर फोकस होगा, न कि सिर्फ एक गांव पर। अच्छा पंडित जी, हमें ये भी बात बताइए आप कि इस ग्राम सभा के पार्षदी वाले चुनाव में, नगर निगम के सभासद के चुनाव में पार्टी का सिंबल कितना मायने रखेगा? पार्टी का सिंबल तो भैया बहुत मायने रखेगा, क्योंकि ये चुनाव जो है ना पार्टी बेस का हो गया है जी। और पार्टी बेस का चुनाव है तो पार्टी का तो महत्व ही है। अगर महत्व नहीं होता तो हमारे क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं सभी लोग जो है कि बीजेपी का ही समझ लीजिए कि होर्डिंग लगाए हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि मुझे अगर बीजेपी का टिकट मिल गया तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। और कहने के और सुनने के लिए तो ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी कोट अगर कुकुर के भी मिल जाए तो वो जीत जाए, आदमी का बतिये छोड़ रहा है। इसीलिए सबका ध्यान उसी पर है कि बस हमको बीजेपी से टिकट मिल जाए। हालांकि योगी जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो भी किसी जिसको भी टिकट देंगे वो उसी को देंगे जिसको जानेंगे कि नहीं हाँ ये अच्छा है, ये विकास कर सकता है, इसके पास समय है। और क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमको तो मौका नहीं मिल पाया, लेकिन मैं उन्हीं के रास्ते पर चलूँगा और जैसा उनका कार्य क्षेत्र रहेगा, जैसा उनका दिशा निर्देश रहेगा, जिस प्रकार से कार्य रहेगा उसी कार्य को मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो भी स्लोगन है, जो भी उनका विचार है, उसके हिसाब से काम किया जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए भी और विदेश के लिए भी। सर, अगर जनता आपको पार्षद बनाती है और आप चुनाव जीत के आते हैं तो ऐसे आपके वार्ड में कौन कौन से कार्य हैं जिसे आप प्राथमिक तौर पे करना पसंद करेंगे? हमारा तो विशेष ध्यान भैया सबसे पहला ग्रीन एरिया, उसके बाद क्लीन एरिया,
और तीसरा है शिक्षा पर विशेष ध्यान, क्योंकि शिक्षा का बहुत ध्यान नहीं है लोगों का। क्योंकि मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो मुझे पता चला है कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके परिवार वाले पढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब तो शिक्षा मोदी जी ने मतलब प्राइमरी में तो फ्री हो गई है। प्राइमरी में फ्री हो गई है, और योगी जी ने तो कॉन्वेंट स्कूल में भी 30% या 20% कुछ दिए हैं कि आप इसमें भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको कोई ये बताने वाला नहीं है। प्राइमरी में भी लोग कहते हैं कि आगे बढ़ो, स्कूल चलो स्कूल चलो, वो स्कूल का नारा बस स्कूल तक ही रह जाता है, वो गांव तक पहुंचता ही नहीं है। और ना ही कभी लोग जागरूकता के लिए पहुँचे। जैसे उसके लिए बहुत सारे आंगनबाड़ी हैं, तो कितनी आशाएं हैं, तो सभी लोगों को लगाया गया है, लेकिन जो काम करना चाहिए वो लोग काम कर ही नहीं रहे हैं। कभी भी गांव क्षेत्र में जाकर के यह नहीं कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ या तुम्हारी बेटी है उसको पढ़ाओ। पढ़ाई पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। और गार्जियन सोचा था कि चला पढ़ के करबे का करी, जैसे हम मेहनत मजदूरी करे थे उसी तरीके से मेरा बच्चा भी करेगा। वो शाम को दारू पी करके आके सो जाएगा, उसी तरीके से वो भी। लेकिन परिवर्तन करना चाहिए। जहाँ पर उनको ज्ञान अगर नहीं है तो वहाँ पर इन लोगों को जाना चाहिए, बताना चाहिए और उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए दिल्ली में केजरीवाल ने एक जूता पॉलिश करने वाले का लड़का जो है कि अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगा, वो स्तर बदलना है। और इस पर तो सरकार काम कर रही है, लेकिन वो ऊपर ही रह जाती है, नीचे तो जमीन पे आ ही नहीं पाती है। और जिसको जमीन पे लाना चाहिए वो तो खुद जमीन पे है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो दलितों के बीच में जाना नहीं चाहते हैं, गरीबों के बीच में जाना नहीं चाहते हैं। तो जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उनकी आखिर में समस्या है क्या। ये तो मैं चुनाव प्रचार के लिए जब मैं गया तब मुझे पता चला। लोग कहने कि भैया देखा पानी बरसत बा, यही में हमने बाटी, ना इज्जत घर हो न कुछ। उसी तरीके से पोखरे में आज भी लोग नहा रही हैं, बहन बेटियां नहा रही हैं। हाँ, लेकिन हमारे प्रधान जी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि अगर घरे घरे अगर ना बनवा पावा थी तो उसी पोखरे पर ही कहीं मैं बनवा दूं कि कम से कम लोग अपना कपड़ा लत्ता तो बदल सके। जैसे हमारे मोदी जी ने गंगा जी के तीरे बनवा दिया वस्त्र बदलने के लिए महिलाओं के लिए। नहीं पहले कहाँ था? नहीं था ना। लेकिन उन्होंने आए तो उन्होंने ऐसा काम किया। वो यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। लेकिन आपको तो इतना पावर दिए हैं मोदी जी कि आप घर घर सबके घर इज्जत घर बनवाइए ना, लेकिन आप घर भर नहीं बनवा रहे हैं तो कम से कम वहां पे तो बनवा दीजिए जहां पर कि सभी लोग स्नान कर रहे हैं खुले में, लेकिन वहां पर भी नहीं कर रहे हैं। इसका मुझे बहुत कष्ट है। हाँ, इतना सरकार आपको बजट दे रही है, हाँ, नाली साफ कराने का, पोखरी साफ कराने का, जितना भी काम आता है उसमें से ये लोग कोई जमीन पे उतारते ही नहीं है। इसका तो भैया हमें बहुत कष्ट है। हाँ, और जनता अगर हमको चुनती है, भैया ने एक सवाल आपने उसमें हमसे पूछा था कि अगर आप जीत करके आते हैं तो आप क्या करेंगे? जीत करके आऊंगा भैया ना तो सबसे पहले उन्हें बताया ना कि ग्रीन एरिया, हमारा एरिया कैसा होना चाहिए? हरा भरा। मोदी जी ने कितना रोड के किनारे किनारे पेड़ लगवाया ना, उसी तरीके से मेरे वार्ड में जो भी रास्ता बनेगा वो छायादार वृक्ष के साथ बनेगा, नाली के साथ बनेगा। और क्लीन एरिया के निमित्त हर 5 घर 10 घर या अगर एक गली मोहल्ला है तो वहां पर डस्टबिन तो बिल्कुल होगा, और उसका टाइम टू टाइम उठना भी तय होगा। जिसकी ड्यूटी होगी जितने बजे उतने बजे वो उठाएगा। और मेरा नागरिकों को भी वही दिशा निर्देश रहेगा कि टाइम से इसमें अपना डाल देना, नहीं तो फिर वो कूड़ा तुम्हारे घर में ही रहेगा। सबके लिए सारा काम है। दूसरी बात, हमारे यहाँ बीमारियों का जो इतना बढ़ रहा है ना, पहले तो पेड़ के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी। अभी मैंने कोरोना काल में देखा कि सबको सिलेंडर चाहिए था, तो उसका कारण यही है कि पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन नहीं है। तो जीवन अगर मुझे ठीक रखना है, सबको स्वस्थ रखना है, तो वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। और रह गई पानी की, जो कल है सूख जा रहे हैं, उसके लिए पोखरा जितने भी हैं उसको मेंटेन करना होगा, उसमें पानी होना चाहिए, उसकी सफाई होनी चाहिए, तब जाकर के काम होगा। जितना पोखरा है पोखरी है उसका एकदम सबसे पहला यही काम होगा कि पहले उसकी सफाई किया जाए, उसका सुंदरीकरण किया जाए, वहां पर ऐसा वृक्ष लगाया जाए, उठने बैठने का व्यवस्था बनाया जाए कि हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो कम से कम टहल सके और उनको शुद्ध हवा मिल सके। कोई भी अगर गांव घर में परेशान है तो कम से कम वहां जाकर के अपना टहल सके, उठ बैठ सके।
मोनू पंडित जी, अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप अपने इस सभासद चुनाव को लेके, पार्षदी को चुनाव को लेके आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूँ, और मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें ही वोट दीजिए, मुझे ही चुनाव जिताइए। आपको जो सही लगे उसी को वोट करिए, और ना ही किसी के बहकावे में वोट करिए, ना ही किसी के खिलाने पिलाने में वोट करिए। क्योंकि अगर किसी के बहकावे में अगर आ जाएंगे ना, तो 5 साल आप बहकते ही रह जाएंगे, रास्ता मिलेगा नहीं। और ये जितना चीज़ मैंने आपको बताया है ना, जिसके जिसके कार्यकाल में जो है ना, वो फिर मैदान में है। और इस बार मैं जनता से कहूँगा कि आप पूछिएगा सवाल कि आपने 10 साल में आपने क्या क्या किया है। एक तो पोखरी तो मेरी साफ दिख नहीं रही है, मेरा एक तो नाला भी साफ। जितना सवाल है जनता को करना चाहिए, ना कि उनसे रुपया पैसा लेकर के दारू मुर्गा खा करके इसको भूल जाना चाहिए। अगर आप इसको करके अगर भूल जाते हैं तो आप जीवन भर उसी अंधकार में रह जाएंगे। एक ठे मोदी जी नहीं, 1,000 मोदी जी लग जाइए ना, तब वो विकास ना हो। इसके लिए जिसको भी चुने उसको सोच समझ के चुने। और वोट की कीमत है, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, है ना, उन्होंने अधिकार दिया एक वोट का, कि जो एक कीमत उनका है वही एक कीमत एक गरीब आदमी का भी है। तो अपना वोट पहचानिए और अपने लिए अच्छे पार्षद का चुनाव करिए, जिसको लगे कि नहीं हाँ ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, मेरे एक बार बुलाने पे आ सकता है, मेरे हर सुख दुख में यह शामिल हो सकता है, हाँ ये पढ़ा लिखा है, ये कुछ करेगा हमारे लिए, तो उसको वोट करिए, ना कि किसी के बहकावे में। और मैं तो ये भी आप लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि किसी के भी बहकावे में आइएगा मत। सभी लोग आपको बहकाएंगे, हाँ पैसा ले ला, ये ले ला, वो ले ला, ये कर ला, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है। हमें अपने वार्ड के लिए, एक अपने लिए नहीं देख रहा है। मैं तो कमा करके भी खा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन है। ये 20,000 लोगों का जब एक मत होगा तब किसी एक को चुना जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता को यह बताना चाहूँगा कि जिसका भी चुनाव करें उसको सोच समझ करके चुने, ना कि किसी के बहकावे में आकर के चुने। सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सभी के लिए मैं हूँ। जी, अभी अभी हम बात कर रहे थे सोनी मिश्रा और जयप्रकाश मिश्रा जी से। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की और साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से इस वार्ड की जनता से अपील किया है कि आप अपने मत को पहचानें। जो आपका मत है वो एक बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति का भी वही मत है। अगर आप किसी भी तरह के प्रलोभन में आकर अगर अपने मत को कहीं गलत जगह पे डालेंगे तो आप 5 साल पछताएंगे। और इनका कहना है कि तब एक नहीं 1,000 मोदी जी भी लग जाएंगे तो भी आपके क्षेत्र का और आपके वार्ड का विकास नहीं हो सकेगा। तो मेरा भी जनता से अनुरोध है कि जो पंडित जी ने बातें कही वो बहुत ही सही बातें कही। किसी भी प्रलोभन में ना आते हुए आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, ताकि आपका जो वार्ड है, जो आपका क्षेत्र है, वो सुविधाओं से लैस हो जाए और कहीं भी असुविधाएं ना झलके। तो आइए मिलते हैं रमदतपुर की जनता से, जानेंगे उनके विचारों के बारे में कि वो मोनू पंडित और उनकी धर्मपत्नी सोनी जी को कितना लाइक करते हैं।